पिछली क्लास में यानी फ्राइडे को हम लोग बैलेंस ऑफ पावर पे डिस्कशन प्रारंभ किए थे, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। और शक्ति संतुलन के सिद्धांत को लेकर जो भी इसका थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट है इस पे हमने विचार किया था। और हमने बात करी थी कि शक्ति संतुलन की अवधारणा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यथार्थवादी उपागम प्रयोग में लाया जाता है ना। और इसके तहत एक मतलब देशों का एक समूह दूसरे देशों के समूहों की शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास करता है। हमने पॉमर का सिद्धांत पढ़ा था, मार्टिन वेट का सिद्धांत पढ़ा था। इसके अलावे शक्ति संतुलन के मूलभूत तत्वों के बारे में हमने बात करी थी। और संभवतः जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हो रहा था जहां इंटरनेट धोखा दे गया था, शक्ति संतुलन का वर्गीकरण, यहीं पर बात हमारी रुक गई थी संभवतः, है ना। हाँ, एनीवे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है इसको दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो सामान्य शक्ति संतुलन और दूसरा शक्ति संतुलन का जटिल स्वरूप, जिसको हम लोग बहुमुखी शक्ति संतुलन भी कहते हैं। सामान्य शक्ति संतुलन का मतलब होता है, एक तरह से कह लीजिए, दो बराबर शक्तियों के बीच संतुलन लाने का जो प्रयास किया जाता है उसे सामान्य शक्ति संतुलन की श्रेणी में रखा जाता है ना। बहुमुखी शक्ति संतुलन के बारे में जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टी टायर बैलेंस ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। जैसे देशों का दो अलग अलग ग्रुप है, उनके बीच तो बैलेंस ऑफ पावर को हम फॉलो करते ही करते हैं। इसके अलावे एक ग्रुप के अंदर भी एक दूसरे के बीच शक्ति संतुलन का कार्य जारी रहता है ना। तो अगर इस तरीके से शक्ति संतुलन को अंजाम दिया जाए तो इसे बहुमुखी शक्ति संतुलन कहते हैं। तो सामान्य शक्ति संतुलन और बहुमुखी अथवा जटिल शक्ति संतुलन, ये जो दो वर्ग आपने देखा, ये एक खास तरह का वर्गीकरण है। वर्गीकरण का यानी शक्ति संतुलन के वर्गीकरण का जो दूसरा तरीका है उसके तहत आंतरिक शक्ति संतुलन और बाह्य शक्ति संतुलन पे बल दिया जाता है। आंतरिक, यही मैं बता रहा था तब नेट डिस्टर्ब हो गया था। आंतरिक शक्ति संतुलन का मतलब होता है कोई देश इतनी ज़्यादा उन्नति कर जाए, खास करके आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी के लिहाज से, कि दूसरा देश उस पर नज़र उठा ही ना पाए, है ना। दूसरे देशों की मजबूरी हो जाए कि उसके साथ हम अच्छे व्यवहार रखें, अच्छे संबंध रखें। तो खुद को विकसित करके, खुद में उभार लाकर, खुद को डेवलप करके भी आप नहीं चाहते हुए भी शक्ति संतुलन स्थापित कर ले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात। जैसे वर्तमान में चाइना का उभार, है ना, एक तरह से आंतरिक शक्ति संतुलन का बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। ठीक है। बाह्य शक्ति संतुलन, बाह्य शक्ति संतुलन बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मामला खुद से जुड़ा हुआ नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका किसी दूसरे देश या देशों के समूहों के प्रति शक्ति संतुलन का व्यवहार करे तो यह शक्ति संतुलन का एक सामान्य स्वरूप हुआ, है ना। अगर सपोज चूंकि अमेरिका जापान को सुरक्षा देता है, अगर कोई देश जापान के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो वहां पर अमेरिका एक तरह से जापान की तरफ से आपके विरुद्ध शक्ति संतुलन का प्रयास करेगा। अगर इस तरीके से चीजें होने लगे तो इसे हम कहते हैं बाह्य शक्ति संतुलन, है ना। इसमें बेसिकली अलग अलग देशों के बीच संधि और समझौता हुई रहती है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है या हमें कोई देश आंख दिखाने का प्रयास करता है तो संधि के जो भी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं ये माना जाएगा कि उनके ऊपर भी उसने आंखें टेढ़ी की है ना। तो ये बाह्य शक्ति संतुलन का स्वरूप है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं, भारत को ही ले लीजिए, भारत यूएसए से, जापान से, इजराइल से, इन देशों से समझौता करता है। किस लिए करता है? ताकि चीन के प्रति शक्ति संतुलन को मेंटेन कर सके, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सके। तो ये बाह्य शक्ति संतुलन की श्रेणी में इसे रखा जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई देश
शक्ति संतुलन हेतु कौन कौन से तरीके इख्तियार करेगा, कौन कौन सा तरीका अपनाएगा, तो इसके सापेक्ष आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, देश अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, सैन्य शक्ति को विकसित करेगा, है ना, अलग अलग देशों के साथ सैन्य संधियां स्थापित करेगा, सैन्य संधियों में जाएगा, जिससे प्रतिद्वंदी के प्रति वो शक्ति संतुलन का भाव मेंटेन कर पाए। शक्ति संतुलन का और क्या तरीका होगा? अब जैसे मान लीजिए भारत चीन, इसके बीच में बफर स्टेट के रूप में नेपाल है, तो जितने बफर स्टेट हैं उनके प्रति एक तरह से कह सकते हैं कि वर्चस्वशाली वैश्विक नीति अपनाएगा। वर्चस्वशाली का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके से बफर स्टेट को हम अपने खेमे में रखें, इस तरीके से शक्ति संतुलन मेंटेन हो सकता है ना। इसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर, ताकि विश्व बिरादरी हमें रिकॉग्नाइज करे, हमें पहचाने, ऐसे भी करके हम शक्ति संतुलन को बनाए रख सकते हैं। और एक तरीका और हो सकता है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम लोगों को बेसिकली चर्चा करनी है वर्तमान में शक्ति संतुलन की अवधारणा, यानी 21वीं सदी में, जिस सदी में हम जी रहे हैं, शक्ति संतुलन की अवधारणा कितनी प्रासंगिक है और कितनी अप्रासंगिक है ना। तो मैं पहले टॉपिक लिखता हूं, उस टॉपिक पे चर्चा से पहले जितनी बातें हमने समझी है पिछली क्लास में, और अभी फिलहाल तो मैं सम अप कर रहा था उसको, विस्तार से हम लोग पिछली क्लास पे समझे थे, फ्राइडे को लगभग 1 घंटे पढ़े थे। पहले मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद हम लोग शक्ति संतुलन कितना रिलेवेंट, कितना इरेलेवेंट, इस पे विमर्श करेंगे, है ना। और फिर इसके क्रिटिसाइजिंग एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि शक्ति संतुलन की अवधारणा को वर्तमान में किस आधार पे इसकी आलोचना की जा सकती है, और उसके बाद फिर डेटरेंट्स में मूव कर जाएंगे। तो आज कम से कम हम लोग शक्ति संतुलन टॉपिक समाप्त करके ही उठेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली लैपटॉप पे आज आपकी वीडियो में चला रखा हूं, यस, रोहित, अश्विनी, है ना, और आप लोगों का चैट में लैपटॉप पे देख पा रहा हूं, उधर है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। आप कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, 21वीं सदी में शक्ति संतुलन कितना प्रासंगिक, कितना अप्रासंगिक। ओके, बट उससे पहले अब तक जितना हमने पढ़ा है उसे अक्षरशः लिख डालिए, शक्ति संतुलन। अच्छा, दिलीप पूछ रहे हैं सर, इजराइल, फिलिस्तीन, जेरूशलम, इनके संबंध में बता दीजिए। पहले टॉपिक कर लेते हैं, फिर ये भी बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ, शक्ति संतुलन की अवधारणा, टेक डाउन प्लीज। शक्ति संतुलन की अवधारणा। अच्छा, थोड़ा सा मैं 2 नेशन थ्योरी ब्रीफ कर दे रहा हूं, जो यूनाइटेड नेशन का है, अभी दिलीप का पूछना है। 2 नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र वहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही की एग्जिस्टेंस को स्वीकारोक्ति प्रदान करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको बोला गया 2 नेशन, मतलब
दोनों राष्ट्र रहेंगे, जबकि ये आपस में एक दूसरे का, इनका क्या मानना है, इजराइल का मानना है कि फिलिस्तीन जैसा कोई देश यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और फिलिस्तीन का मानना है कि इजराइल जैसा कोई देश यहाँ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये आपस में केवल अपने को स्थापित करने की बात करते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन कहता है कि नहीं, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। विस्तार से इस पे बात करेंगे हम लोग आगे, है ना। इजराइल की टू नेशन थ्योरी यही है। ठीक है, इजराइल कर रहा हूं, यूएन की टू नेशन थ्योरी। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पॉमर तथा मार्टिन वेट के शब्दों में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय सिद्धांत है ना, या केंद्रीय नियम है। शक्ति संतुलन विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच, यानी विभिन्न देशों के बीच शक्ति के वितरण का द्योतक है, सूचक है। शक्ति के वितरण का सूचक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक देश इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक देश अब मैं सीधे सीधे आपकी चैट देख पाऊंगा। चलो, लैपटॉप आपकी वीडियो को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? चलिए, अमित कह रहे हैं कि सर फिलिस्तीन इजराइल विवाद पर मैं लिखा था, शायद आप देखे होंगे। नहीं, मैं नहीं देखा हूं। हाँ, चलिए, क्लियर है सब, क्योंकि मैं पोडियम पे लैपटॉप रख दिया अभी। चलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, आ गया रिस्पॉन्स। गुड। तो आगे लिखें, इस व्यवस्था के अंतर्गत अनेक देश इस प्रकार समूहों में बंट जाते हैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बंट जाते हैं कि एक समूह की शक्ति दूसरे समूह की शक्ति को संतुलित करती है। एक समूह की शक्ति दूसरे समूह की शक्ति को संतुलित करती है। ध्यान रहे, शक्ति संतुलन की अवधारणा यथार्थवाद से प्रेरित है। यथार्थवाद को हाईलाइट कर लेंगे। शक्ति संतुलन की अवधारणा यथार्थवाद से प्रेरित है।
अब आप हेडिंग डालेंगे शक्ति संतुलन के मूल अवयव। अमित, शक्ति संतुलन के मूल अवयव। अब इस एक पॉइंट से शक्ति संतुलन की अवधारणा पूरी तरह आपके सामने खुल जाती है ना। जैसे ही मैंने बताया कि ये यथार्थवाद से प्रेरित है, तो आपको नहीं लगता कि यथार्थवादी अवधारणा के जो भी मूल तत्व हैं वे सबके सब शक्ति संतुलन की अवधारणा के ऊपर भी अक्षरशः लागू होंगे? दिव्यांशु, तो लिख लीजिए पहला पॉइंट नंबर 1, हाँ यथार्थवाद से ही पूरा क्लियर हो गया। यस रोहित, नीरज, गुड गुड गुड। दिव्यांशु, यह राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अभिकर्ता मानती है। यथार्थवाद भी ऐसा ही मानता है। तो पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए अमित, यह राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अभिकर्ता मानती है। सेकंड पॉइंट, यह यूएनओ जैसी यूएनओ अथवा नाम है ना, गुट निरपेक्ष, यूएनओ तथा नाम जैसी अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं को या पारराष्ट्रीय अभिकर्ताओं को कम महत्व देती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मानव स्वभाव की नकारात्मक प्रवृत्ति पर आधारित है। यह मानव स्वभाव की नकारात्मक प्रवृत्ति पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह इस मान्यता को बढ़ावा देती है, यह मतलब शक्ति संतुलन की अवधारणा इस मान्यता को बढ़ावा देती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कूटनीतिज्ञों द्वारा किया गया कोई भी प्रयास नैतिकता अनैतिकता के बंधन से मुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति संतुलन की अवधारणा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखती है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखती है। नेक्स्ट पॉइंट,
इसे युद्ध तथा हिंसा से कोई परहेज नहीं है। इसे युद्ध तथा हिंसा से कोई परहेज नहीं है। यानी शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि युद्ध या हिंसा का सहारा भी लेना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि एक्चुअली शक्ति संतुलन की अवधारणा इस मान्यता में यकीन रखती है कि विश्व के सभी देश बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखना चाहते हैं। ये सभी देशों की इच्छा है, सभी देशों की चाह है। और इस चाहत को प्राप्त करने के लिए यानी शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए विश्व के देशों को युद्ध या हिंसा से भी कोई परहेज नहीं है। क्लियर ना? हाँ, अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे शक्ति संतुलन के विभिन्न प्रकार। शक्ति संतुलन के भिन्न भिन्न प्रकार। राइट। जहां तक शक्ति संतुलन के विभिन्न प्रकारों का सवाल है, इसे हम दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। यानी शक्ति संतुलन के भिन्न भिन्न टाइप्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। वर्गीकरण के पहले प्रकार के अनुसार शक्ति संतुलन को सामान्य शक्ति संतुलन तथा जटिल अथवा बहुमुखी शक्ति संतुलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य या सरल शक्ति संतुलन तथा जटिल या बहुमुखी शक्ति संतुलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य शक्ति संतुलन प्रायः दो बराबर शक्ति वाले देशों के मध्य या देशों के समूहों के मध्य स्थापित किया जाता है। यानी यहां दो ऐसे शक्ति समूह होंगे या दो ऐसे देशों के समूह होंगे जिनकी शक्तियां लगभग बराबर होगी, समान होगी। उनके बीच जब शक्ति संतुलन स्थापित होता है तो इसे बोला जाता है सामान्य शक्ति संतुलन या सरल शक्ति संतुलन। उदाहरण स्वरूप शीत युद्ध के दौर में प्रथम विश्व तथा द्वितीय विश्व के मध्य व्याप्त शक्ति संतुलन इसी का एग्जाम्पल है, इसी का उदाहरण है। शीत युद्ध के दौर में प्रथम विश्व तथा द्वितीय विश्व के मध्य व्याप्त शक्ति संतुलन।
जटिल या बहुमुखी शक्ति संतुलन, जटिल या बहुमुखी शक्ति संतुलन में अनेक देश या अनेक समूह, जटिल या बहुमुखी शक्ति संतुलन में अनेक समूह एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। यहां संतुलन के भीतर भी संतुलन होता है, यानी एक समूह के अंदर भी अलग अलग देशों का समूह बनता है छोटा छोटा, और वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यहां समूहों के भीतर भी, यानी संतुलन के भीतर भी संतुलन होता है। उदाहरण स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य कुछ इसी प्रकार का शक्ति संतुलन देखने को मिलता है या मिलता था। ठीक है, शक्ति संतुलन के अन्य वर्गीकरण के अनुसार इसे हम आंतरिक शक्ति संतुलन व बाह्य शक्ति संतुलन के रूप में समझ सकते हैं। आंतरिक शक्ति संतुलन के तहत कोई देश अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करता है, कोई देश अपनी आंतरिक क्षमता में विकास करता है और इस प्रकार वह दूसरे देशों अथवा गुटों की शक्ति को संतुलित करता है। उदाहरण स्वरूप चीन का उभार इसका बेहतरीन उदाहरण है। क्लियर है? बाह्य शक्ति संतुलन में कोई देश दूसरे देशों के साथ संधि व समझौता करके शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करता है। क्वाड वगैरह को इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। इंडिया, यूएस, इजराइल, जापान समझौता, ये सब बाह्य शक्ति समझौते के या बाह्य शक्ति संतुलन का उदाहरण है। Change the paragraph and write down
शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में देशों के द्वारा या देशों के गुटों के द्वारा निम्नलिखित तौर तरीके अपनाए जाते हैं। निम्नलिखित तौर तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे अधिक से अधिक WMDs इकट्ठा करना, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी घातक हथियार इकट्ठा करना, WMDs। क्लियर है? दूसरा, अगर उपनिवेशवाद के दौर की बात करें, कॉलोनियल एरा की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा जमाना, नेक्स्ट पॉइंट, बफर स्टेट को भी शक्ति संतुलन को बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार की मैत्रीय संधियां स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना तथा देशों के मध्य फूट डालो और शासन करो की नीति के राह पे चलना। क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ा था, इसे हमने डिक्टेट कर लिया। हाँ, अब देखिए, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी जो आगे का टॉपिक है। हेडिंग आपको दिख रहा होगा, मुझे भी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन कितना प्रासंगिक, कितना अप्रासंगिक। तो बेहतर होगा पहले हम लोग ये साबित कर लेते हैं कि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन कितना अप्रासंगिक है। यहीं से इसके आलोचना के भी बिंदु निकल जाएंगे लगभग लगभग इसकी अप्रासंगिकता के आधार पे। और जैसे ही हम लोग इसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे तो प्रासंगिकता के साथ ही हम लोग इस इशू के निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली अंत में निष्कर्ष को तलाशने के चक्कर में मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं पहले कि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन को हम कितना अप्रासंगिक मान सकते हैं, है ना। हाउ मच इररिलेवेंट इट इज
इन द 21st सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड, 21वीं सदी के विश्व में बैलेंस ऑफ पावर की संकल्पना कितनी अप्रासंगिक है तो क्यों है? अब देखिए, शक्ति संतुलन के लिए आमतौर पे जो आइडियल सेटअप होना चाहिए वो ये कि विश्व मल्टीपोलर हो। समझ रहे हैं? जब तक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं होगी तब तक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में मजा नहीं आएगा। अब मान लो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, जैसे शीत युद्ध के दौर में हुआ करती थी, एक तरफ अमेरिकी खेमा, दूसरी तरफ पूर्व सोवियत संघ का खेमा, और दोनों के पास लगभग बराबर की शक्तियां थी। तो वैसे ही शक्ति संतुलन बना हुआ है, कांस्टेंट रूप से, नियत रूप से, कोई बहुत ज्यादा दाव पे चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो इस तरह के शक्ति संतुलन को कई दफा हम लोग बहुत कम महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन मानते हैं, या फिर एक चलता फिरता टाइप का शक्ति संतुलन, जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत दाव पेच देखने को ना मिले, है ना। लेकिन वही अगर प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1914 से पहले की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है उन दिनों आमतौर पे जो डेवलप्ड सोसाइटीज थी, वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज कह लीजिए, जो एक तरह से कॉलोनाइजर की भूमिका में होते थे, उपनिवेशक की भूमिका में होते थे, उनके बीच खुल के बैलेंस ऑफ पावर को अंजाम दिया जाता था। दो दो चार चार देश एक खेमा बना लिए, अगला खेमा या ग्रुप कोई दूसरा देशों का समूह है, और दोनों के बीच जम के शक्ति संतुलन को मेंटेन किया जा रहा है। और दो ही ग्रुप नहीं होते थे, कई सारे ग्रुप होते थे, क्योंकि तब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वेस्टर्न वर्ल्ड ही सक्रिय था, जिसको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ के देश कहते हैं, वैश्विक उत्तर के देश। वैश्विक दक्षिण के देश तो वैश्विक उत्तर के देशों के लगभग उपनिवेश हुआ करते थे, तो इनकी तो अपनी कोई स्वतंत्र राजनीति ही नहीं थी, इनका कोई सोवरेन एग्जिस्टेंस नहीं था, संप्रभु अस्तित्व नहीं था। जब संप्रभु अस्तित्व नहीं होगा तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स बेसिकली चल ही रही थी पश्चिमी यूरोपीय देशों के सौजन्य से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहां पर कई सारे पावर ब्लॉक्स बने हुए थे, है ना। अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान विश्व कैसा है? आप बाईपोलर नहीं ढूंढ पाएंगे, जब द्विध्रुवीयता जब नहीं ढूंढ पाएंगे तो बहुध्रुवीयता कहां से ढूंढेंगे? संभव ही नहीं है भाई। वर्तमान में हम दबी जबान में ही सही, लेकिन बोल ही देते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय विश्व हो रखा है, जिसमें वर्चस्व संयुक्त राज्य अमेरिका का चलता है, और कभी कभी चाइना उसे जीभ लिबलिबा देता है और कुछ नहीं कर पाता, चिढ़ा देता है, टकराने की क्षमता अभी भी नहीं है। तो एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड बन रखा है। तो इस यूनिपोलर वर्ल्ड में आप नहीं बता सकते हैं कि शक्ति संतुलन का माहौल ही नहीं है, उस तरह का वातावरण ही नहीं है। शक्ति संतुलन का वातावरण कब होगा? जब कई सारे पावर ब्लॉक्स होंगे, है ना, 4-4, 10-10, 15-15 देशों का अलग अलग खेमा हो, तो जाकर शक्ति संतुलन की बात होगी। तो 21वीं सदी की जो आबो हवा है, जो परिवेश है, आपको नहीं लगता कि यहां शक्ति संतुलन बहुत प्रासंगिक नहीं है? मेरी बात से सहमत है कि नहीं? भाई, शक्ति संतुलन यथार्थवादी अवधारणा के नजदीक है, और यथार्थवादी अवधारणा में साफ साफ कहा गया है कि जो विश्व के अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स है, कूटनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, गलत सही की तराजू पे उसका आकलन नहीं होगा। कहने का मतलब कि कूटनीतिज्ञ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। लेकिन वर्तमान में आपको नहीं लगता कि विश्व लोकतंत्र की राह पे चल पड़ा है? और लोकतंत्र की राह पे चलते हुए विश्व में किसी भी देश की हुकूमत ऐसा दुसाहस कर सकती है कि अपने डिप्लोमेट्स को खुल्लम खुला छोड़ दे कि भैया तुम्हें जो उचित लगे वही निर्णय लो। वैश्विक राजनीति में पता चला कि एक छोटा सा निर्णय सरकार को उथल पुथल में डाल दिया। तो अब कूटनीतिज्ञ अपने स्वविवेक से जो चाहे वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक इच्छा का ध्यान रखना होता है ना। तो सरकारों का दबाव होगा डिप्लोमेट्स पे कि भाई आप इस देश के साथ अमुक समझौते के खातिर जा रहे हैं, तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इससे बाएं दाएं जाने का प्रयास नहीं करेंगे, अदरवाइज देश के अंदर फिर तूफान आ जाएगा।
तो इस आधार पे भी कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन अब उतना प्रासंगिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। है ना। अब देखिए वर्तमान में घोषित या अघोषित रूप से हर देश के पास या हर दूसरे तीसरे देश के पास कह लीजिए कोई ना कोई घातक हथियार है। अगर डिप्लोमेटिक तरीके से बात ना करें तो आप कह सकते हैं कि लगभग सभी देशों के पास परमाणु अस्त्र आ चुका है। अब किसी के पास लाइसेंस है, किसी के पास वो कट्टे की शक्ल में है, बिना लाइसेंसी, लेकिन हथियार सबके पास है। नुकसान सब बराबर कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं। अब परमाणु अस्त्रों के दौर में आपको नहीं लगता कि शक्ति संतुलन का कोई बहुत महत्व नहीं है? क्या क्या संतुलित कर लेंगे शक्ति? किसी के पास 10 परमाणु बम है, किसी के पास 5 ही है, और पता चला कि वैश्विक मानवता को नष्ट करने के लिए 5 ही बम पर्याप्त है, तो कोई 10 इकट्ठा कर ले या 100 इकट्ठा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? एक और बात, शक्ति संतुलन के लिए आपस में क्या होता है, एक परंपरागत मित्र मंडली बनाई जाती है कि हाँ भाई अमुक अमुक देश लाइक माइंडेड देश है, इनके साथ मिलकर हम एक धड़ा बना ले, एक ग्रुप बना ले, एक गुट बना ले, ताकि दूसरा गुट अगर हमारे ऊपर नजर उठाए तो हम उसे संतुलित करें, उसके पावर को हम बैलेंस कर सके। अब इस भूमंडलीकरण के दौर में भिन्न भिन्न देशों के मध्य इतनी ज्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ी है, खास करके आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो आपको नहीं लगता कि परंपरागत मित्रों का कोई बहुत महत्व नहीं रहा? अब ये कोई जरूरी नहीं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत केवल रूस से ही खरीदेगा, फ्रांस से भी खरीद सकता है, अमेरिका से भी खरीद सकता है। तो चूंकि वैश्वीकरण ने विश्व के देशों के मध्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, बढ़ाया है, ऐसे में यहां कोई परंपरागत मित्र और शत्रु नहीं रहा, तो काहे का शक्ति संतुलन? ठीक है। दूसरी बात, ये तो तय हो गया कि शक्ति संतुलन का एक पक्ष यानी अप्रासंगिक पक्ष को हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें प्रासंगिक पक्ष के कि भाई शक्ति संतुलन क्या प्रासंगिक भी है 21वीं सदी में, कि पूर्णतः ये अप्रासंगिक हो चुका है, तो आपका जवाब क्या होगा? कि नहीं, ये पूर्णतः अप्रासंगिक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अप्रासंगिक की तुलना में इस समय ये और अधिक प्रासंगिक हो चुका है। जैसे ठीक है 21वीं सदी के विश्व में अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, लेकिन अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने के लिए रूस और चाइना तो है, और किसी न किसी रूप में ये उसे बैलेंस कर भी रहे हैं, संतुलित कर भी रहे हैं। आप देख लीजिए 2001 के बाद, और खुल के अगर देखा जाए तो 2009 के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक का डिप्रेशन था, खास करके यूरोप में जो मंदी थी, उसके बाद आप पाएंगे खाड़ी के देशों में, खास करके मुस्लिम देशों में, अमेरिका की विश्वसनीयता घटी, क्योंकि वो ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म के नाम पर उसने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया। और चूंकि सबको मालूम है कि विश्व मीडिया अमेरिका के इशारे पे नाचती है, जैसे भारत की मीडिया केंद्र सरकार के इशारों पे नाचती है, सरकार चाहे किसकी भी हो, ये तय मानिए। ये इतने पिछलग्गू किस्म के हैं भारत की मीडिया, ये शुरू से ही रहा है। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो अधिकांश मीडिया हाउसेस उसके पिछलग्गू बन जाएंगे, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो फिर उसके पिछलग्गू बन जाएंगे। मतलब इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। वैश्विक मीडिया की अगर बात करें तो निर्बाध रूप से वो अमेरिका के इशारे पर नाचती है।
अमेरिका के इशारे पे चलती है। कई दफा तो ऐसा भी देखने को आपको मिलता है कि वैश्विक मीडिया ने अमेरिका के सामने यूएन जैसी एजेंसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है और ये साबित करने लगती है कि नहीं, यूएसए सही है, यूएन का स्टैंड गलत है। तो समझ सकते हैं इसी से कि विश्व मीडिया पर अमेरिका का कितना वर्चस्व है। तो अमेरिका ने जम के इस्लामिक कंट्रीज का एक तरह से कह लीजिए फजीहत किया 2001 ऑनवर्ड्स, WTC पे जब अलकायदा का हमला हुआ ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में, और उसके बाद ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म की संकल्पना आई। तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने ही GWOT का कंसेप्ट दिया और विश्व के देशों से आह्वान किया कि आओ सब मेरा साथ दो, हम ग्लोबल वार छेड़ने जा रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध, है ना। जब तक ये था ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जल्दी ही यूएसए के इशारे पर ग्लोबल मीडिया ने ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म के नाम पे ग्लोबल वार ऑन मुस्लिम टेररिज्म कहना शुरू कर दिया। तो फिर जितने खाड़ी के देश हैं सबका विश्वास अमेरिका से उठ गया और उसी का फायदा उठाया वो रूस और चीन ने। देखा कि अमेरिका के प्रति यहाँ विश्वास बहाली में कमी आ रही है, विश्वास में डेफिसिट आ रहा है, तो इस वैक्यूम को फिलअप कर लिया जाए। और उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो इक्वेशन है वो तेजी से बदला। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद की जब यूनिट में मूव करेंगे 7th यूनिट में, तो वहाँ पर हम लोग वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक्सक्लूसिव तरीके से, है ना। और उसमें देखेंगे कि विश्व के अंदर कैसे अलग अलग देश अपने राष्ट्रीय हितों की बुनियाद पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपनी अपनी विदेश नीति का सृजन करते हैं और अपनी अपनी विदेश नीति का अनुपालन करते हुए किस तरीके की भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसमें मुख्य रूप से हम लोग आइडियोलॉजिकल बाईपोलैरिटी पे बात करेंगे, वैचारिक द्विध्रुवीयता जिसका दौर शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो शक्तियां विजयी रही, आप देखेंगे खेमेबाजी भी उन्हीं के बीच हुई थी। भाई द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो विजेता पक्ष था, आप सबको मालूम होना चाहिए, उसमें अमेरिका के साथ साथ यूएसएसआर भी उस विक्टोरियस साइड में था, विजेता पक्ष में था। मालूम है ना आपको? अरे भाई जर्मनी जापान वगैरह हारे हुए थे, जीते हुए देश कौन थे? यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, ये सब विजेता राष्ट्र थे ना द्वितीय विश्व युद्ध के। और इसी के अंदर देख रहे हैं कि फर्स्ट गुट जो विजयी गुट था द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, उसी में दो फाड़ हो गया। फिर आगे चलकर एक यूएस के नेतृत्व में संगठित हो गए पश्चिमी यूरोपीय देश और दूसरा यूके के यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में दूसरा गुट संगठित हो गया। दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। यूएसए ने मुनरो की नीति की तिलांजलि दे दी और पश्चिमी यूरोप में जो शक्ति का वैक्यूम बना हुआ था उसको फिलअप करने का प्रयास किया। पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने साथ लेना शुरू किया। इधर यूएसएसआर का जो इंटरेस्ट था, है ना अमित, यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ का इंटरेस्ट पूर्वी यूरोपीय देशों में था, तो वो उन पर अपना समाजवादी वर्चस्व, अपना वैचारिक वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। और इस तरह से विजेता गुट ही दो अलग अलग गुटों में बट गया, एक यूएसए के नेतृत्व में, एक यूएसएसआर के नेतृत्व में। और एक ही पक्ष दो गुटों में किस आधार पर बटा? वैचारिक मतभेद के आधार पे। और वो वैचारिक मतभेद किस आधार पे था? इन देशों की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पे। हर देश की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती है वही यह निर्धारित करती है कि इस देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, और फिर नेशनल इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाकर संबंधित देश वैश्विक राजनीति के अंदर अपनी भूमिका को टटोलता है, भूमिका तलाशता है, यानी अपनी विदेश नीति में जाता है। और हर देश अपनी विदेश नीति के माध्यम से यही कोशिश करता है कि कैसे करके वो अपने राष्ट्रीय हितों को भली भांति फुलफिल कर सके, प्राप्त कर सके, है ना। तो पूर्वी यूरोपीय देशों की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी पश्चिमी यूरोपीय देशों से भिन्न थी।
और यूएसएसआर की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां रही वो पूरी तरह से पूर्वी यूरोपीय देशों से मिल रही थी, इसलिए पूर्वी यूरोप और यूएसएसआर ये एक साथ हो लिए और आगे कॉम्बिनेशन बना यूरेशियन कॉम्बिनेशन, यूरोप और एशिया, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर तमाम देश एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं और प्लस विशुद्ध रूप से जो पूर्वी यूरोपीय देश थे ये एक साथ हो गए, यूएसएसआर प्लस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और बना यूरेशियन ब्लॉक। हालांकि उस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यूएसएसआर ही था। और यूरेशियाई ब्लॉक से अलग जो भी एशियाई या अफ्रीकी देश थे, खास करके उत्तर औपनिवेशिक देश जो 20वीं सदी के मध्य में या उसके पश्चात आजाद हुए, उन्हीं लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार इन दोनों ही वैचारिक गुटों से बराबर की दूरी अपनाते हुए गुट निरपेक्षता के राह पर चलना स्वीकारा, जिसे बोला गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया जा रहा था, ये बेसिकली उन्हीं देशों के द्वारा चलाया जा रहा था जो देश ना तो प्रथम गुट के साथ जाना चाहते थे और ना ही द्वितीय गुट के साथ, ना तो प्रथम वैचारिक पक्ष के साथ होना चाहते थे, ना ही द्वितीय वैचारिक पक्ष, यानी ना तो पूंजीवाद के साथ ना ही समाजवाद के साथ। और इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गुटों से इन्हें दुश्मनी थी, नहीं, ये दोनों गुटों से बना के रखना चाहते थे। लिहाजा क्या किया इन्होंने अंततोगत्वा पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला जुला आर्थिक स्वरूप, आर्थिक प्रणाली अपने यहां अपना लिया, जिसे बोला गया मिश्रित आर्थिक व्यवस्था। वही पाई जाती है भारत व भारत जैसे अन्य नाम को समर्थन करने वाले देशों के बीच या देशों के अंदर। क्लियर है? तो मैं ये बता रहा था कि आज शक्ति संतुलन क्यों प्रासंगिक होता जा रहा है। इसको इस आधार पर समझ सकते हैं कि चूंकि आज अधिकांश देशों के पास परमाणु अस्त्र आ गया है, तो यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व बिरादरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन सा देश परमाणु हमला कर सकता है, और जो देश परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल कर सकता है उसके विरुद्ध शक्ति संतुलन तो बेहद आवश्यक है। कैसे भी करके उस पर दबाव बनाकर यह स्थिति पैदा करना कि वो कभी भी परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल ना करे। अब चाहे ये शक्ति संतुलन आप आर्थिक घेराव के माध्यम से स्थापित करें, है ना, ग्लोबल बाइकॉट के माध्यम से स्थापित करें, बट ये करना बहुत जरूरी हो गया है ना। अब लग रहा है कि कोई देश परमाणु अस्त्र हासिल कर चुका है और ये गैर जिम्मेदार है, कल को ये हमला कर सकता है। पूर्णतः निशस्त्रीकरण तो व्यवहार में संभव ही नहीं रहा। कोशिश जरूर रही है यूएन की, बट ये दूर दूर तक संभव होते नहीं दिख रहा है, या संभव होने की कोई आसार भी नहीं दिख रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो वैसे में उस देश को संतुलित करने के लिए अन्य मानकों पे संतुलित करना होगा। उसकी आर्थिक नाकाबंदी कर दो, ग्लोबल बाइकॉट कर दो। कोई भी देश अपने स्तर पे अपनी जरूरतों को वर्तमान संदर्भ में पूर्ण नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात? उसके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लो, फिर क्या करेगा? परमाणु बम खाएगा? नहीं, तो खुद ही दबाव में आकर वो तमाम समझौते वगैरह का हिस्सा बन जाएगा, हस्ताक्षरकर्ता बन जाएगा, जिसमें वो खुद ही स्वीकार लेगा कि हम कभी फर्स्ट यूज के साथ नहीं जाएंगे, प्रथम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई हमारे ऊपर अगर करता है तो सुरक्षात्मक लिहाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भारत जैसे देश ऐसा ही करते हैं, है ना। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन मतलब प्रासंगिक है, इसकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। एक और बात, शक्ति संतुलन में शक्ति जैसी अवधारणा जुड़ी हुई है, और मैंने बताया कि इसका संबंध मानव स्वभाव से है, चाहे ही मानव स्वभाव के नकारात्मक पहलू से ही सही, लेकिन है। अब मनुष्य का जो स्वभाव है, सकारात्मकता के साथ साथ उसमें नकारात्मकता बनी रहेगी। यानी अगर मानव है तो उसका स्वभाव रहेगा। पूर्णतः सकारात्मक स्वभाव किसी का नहीं हो सकता, पूर्णतः नकारात्मक किसी का नहीं हो सकता। किसी का अधिक सकारात्मक हो, कम नकारात्मक, अधिक नकारात्मक, कम सकारात्मक, बट ये बने रहेंगे। तो ठीक उसी तरह शक्ति की अवधारणा भी बनी रहेगी, और ये एक ऐसी अवधारणा है
जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, हर कोई। आप भी आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके पीछे भी यथार्थ छुपा हुआ है। आपकी भी कोशिश होती है कि हम अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करें। ये मानवीय प्रवृत्ति है, कोई नकार नहीं सकता। कोई कहे कि नहीं हमें तो सेवा करनी है, तो सेवा करनी है तो समाज सेवक बन जाओ ना। कहाँ आईएएस बनने के चक्कर में पड़े हो? क्यों आंखें खराब कर रहे हो? इसी उम्र में मोटे मोटे चश्मे लगा बैठे। ये आंखें छोटी छोटी अक्षरों को पढ़ने के लिए थोड़ी बनी है। है ना? तो इसके इसके पीछे भी शक्ति की अवधारणा है, और जब तक शक्ति की अवधारणा बनी रहेगी संतुलन भी बना रहेगा। है ना? अगर शक्ति की अवधारणा ना हो तो आपको नहीं लगता कि कई राज्यों के डीजीपी रैंक के ऑफिसर्स वीआरएस लेकर विधायकी का चुनाव लड़ने कूद जाते हैं, चुनाव की जंग में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ने लगते हैं? तमाम ऐसे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की तुलना में पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास अधिक शक्ति होगी, सीधे सीधे जनता के द्वारा दी गई शक्ति होगी। तो कहने का मतलब कि जब तक शक्ति की अवधारणा बनी रहेगी शक्ति संतुलन की अवधारणा भी कायम रहेगी। ये अप्रासंगिक नहीं हो सकेगी, इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। एक और बात, वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में शक्ति संतुलन का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है, और वो है आर्थिक शक्ति संतुलन। है ना? आर्थिक शक्ति संतुलन। लेकिन नीरज बोल भी दिए कि बिहार में अभी हुआ था। हाँ, इनफैक्ट मैं भी वही बोल रहा था, लेकिन इशारे इशारे में बोल रहा था। हाँ, जज भी। आप बताइए, फॉर्मर सीजेआई राज्यसभा के संसद बने बैठे हैं। ये क्या दर्शाता है? इतना तो तय है कि डेमोक्रेटिकली जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जितनी शक्तियां हैं इंडियन स्टेट के और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो शक्ति नहीं है। ये साफ साफ दर्शाता है। है ना? तो मैं यही बता रहा था कि भूमंडलीकरण के दौर में शक्ति संतुलन का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, और वो है आर्थिक शक्ति संतुलन। है ना? अब कई तरह के बिजनेस ब्लॉक्स बनते हैं। अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स है इनका, ये भी एक शक्ति संतुलन का ही इंस्ट्रूमेंट है। चीन की जो ये नई ओबोर पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, आपको नहीं लगता कि एक इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर का एक नमूना है ये? क्लियर है? तो इससे आप कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है, प्रासंगिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि शक्ति संतुलन की अवधारणा की आलोचना कैसे करेंगे, तो आप उन्हीं मानकों के आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं जिन मानकों के आधार पर आपने यथार्थवाद की आलोचना की थी। शक्ति संतुलन की अवधारणा अधिक से अधिक हथियारों का जखेरा इकट्ठा करने पर बल देती है। क्यों? क्योंकि शस्त्रीकरण को यह बढ़ावा देती है। शक्तिशाली बनने की बात करती है, तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे भाई? परंपरागत रूप से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर, सैन्य शक्ति बढ़ाने के चक्कर में नए नए असलहे इकट्ठा करेंगे, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करेंगे। इससे विश्व में शस्त्रीकरण बढ़ेगी, वेपनाइजेशन। क्लियर है ये बात? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अराजकता को बढ़ावा मिलेगा, हिंसा को बढ़ावा मिलेगा, स्वार्थ को बढ़ावा मिलेगा। देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के सामने और दूसरी चीज दिखेगी ही नहीं।
कर सकते ना ऐसा। एक और बात, शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है, आपको नहीं लगता कि वैश्विक राजनीति के अंदर युद्ध या हिंसा को रोकने की एक अस्थायी व्यवस्था है? ये कोई अस्थायी थोड़ी है। आप बताइए, 1945 के पश्चात और 1991 से पहले जो बाइपोलैरिटी थी, एक खास अवधि के अंदर ही थी ना। 1991 के बाद तो गायब हो गई। अमेरिका पूरी तरह से एक छत्र रूप से वर्चस्व हासिल कर लिया। तो ये शक्ति संतुलन की अवधारणा लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले हम लोग बोलते हैं कि शक्ति संतुलन का बड़ा ही माकूल वातावरण था। तो माकूल वातावरण था तो फिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों घटित हो गया? हो ही गया ना आखिर। तो ये कभी भी शक्ति संतुलन की अवधारणा युद्ध को रोकने की अस्थायी अवधारणा नहीं हो सकती, युद्ध रोकने का अस्थायी उपाय नहीं हो सकता, अस्थायी उपाय कह सकते हैं। एक और बात, पिछली चर्चा में हमने डिस्कस किया होगा, उसी ग्राउंड पे हम लोग अभी क्रिटिसाइज करेंगे इसको। शक्ति संतुलन की अवधारणा यथास्थितिवाद पे फोकस करती है, यथास्थितिवाद पे बल देती है। यथास्थितिवाद का मतलब यह हुआ कि आपके पास अगर 15 बम पहले से है तो आपसे कोशिश की जाएगी कि आप 16वां इकट्ठा ना करें। मेरे पास 10 है तो मैं 10 ही रखूंगा, आपके पास 8 है तो आप 8 ही रखेंगे। तो इसमें जो शक्तिशाली देश होता है या शक्तिशाली ग्रुप होता है वो तो हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा, उसको फायदा होगा। और जॉन बर्टन कहता है कि भाई शक्ति संतुलन के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजकता को समाप्त नहीं कर सकते, हिंसा को समाप्त नहीं कर सकते। अगर ये सब करना होगा तो वास्तव में शक्ति असंतुलन के साथ जाना होगा, क्योंकि जब शक्ति असंतुलन की अवधारणा आएगी या शक्ति असंतुलन की अवस्था आएगी तो उसमें एक शक्तिशाली देश होगा और वह शक्तिशाली देश कमजोर देशों को हड़का के शांत किया रहेगा कि आपस में झगड़ना नहीं, नहीं तो दो चाटा लगाएंगे, तो डर के मारे झगड़ेंगे नहीं। वैश्विक राजनीति क्या रहेगी? सहज बनी रहेगी, शांतिचित बनी रहेगी। तो वैश्विक राजनीति में हिंसा या अराजकता को रोकने के लिए शक्ति संतुलन नहीं बल्कि शक्ति असंतुलन चाहिए। हालांकि ये एक पक्षी आलोचना है, लेकिन आलोचना के नाम पे आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है जी? तो अब आप आसानी से बता पाएंगे कि वर्तमान में शक्ति संतुलन कितना प्रासंगिक, कितना अप्रासंगिक। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पावर की क्रिटिक्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आलोचनात्मक पक्ष को भी। हाँ, तो कल इसका डिक्टेशन प्रोवाइड करने के बाद हम लोग डिटरेंट्स में मूव कर जाएंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध। और इस तरह से पावर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंट्स, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा।